कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का पार्ट है। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं हमें। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा 124। 124 हमें बताता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एससी लिख रहे हैं हम शॉर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। अब 124 का क्लॉज नंबर 1 हमें बताता है कि एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट में प्लस 7 अदर जज रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में क्या सिस्टम है? 1 चीफ जस्टिस है प्लस 33 अदर जजेस हैं। इसका ही सेकंड क्लॉज हमें बताता है कि इनका अपॉइंटमेंट, इनका रेजिग्नेशन और इनका रिमूवल, तीनों चीज़ें ही कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और इनका रिमूवल किस बेसिस पे होता है? 2 बेसिस पे होता है, एक इनकैपेबिलिटी और दूसरा मिसबिहेवियर। फिर इसी में ही आर्टिकल 124 के ही एक क्लॉज में ओथ के बारे में लिखा है कि जो ओथ होगी वो कौन दिलवाएगा इन्हें? बाय प्रेसिडेंट। अब इसी में कुछ चीज़ें याद रखनी है हमें कि चीफ जस्टिस का या फिर अदर जजेस का टाइम पीरियड क्या होता है, टेन्योर क्या होता है। ये होता है 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज का। मिनिमम एज कुछ भी नहीं दे रखी है जजेस की, और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसके थ्रू होता है? कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। इसकी फर्स्ट सिटिंग जब ये बना था तो इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद हुई थी इसकी सिटिंग। और उस समय पे CJI कौन थे? हरीलाल जैकी सुंदास केनिया। इनका कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट CJI कौन है? संजीव खन्ना। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 हमें सैलरी के बारे में बताता है कि चीफ जस्टिस और अदर जजेस की सैलरी क्या होगी, और उनकी सैलरी कहाँ से चार्ज होती है? चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। CJI की इस समय पे फीस है 2,80,000 और जजेस की 00 लगा लो 2,50,000। आर्टिकल 126 हमें बताता है कि मान लो मेन चीफ जस्टिस जो है वो नहीं आया, किसी वजह से वो नहीं आया, उसका ऑफिस खाली है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? जो उस वक्त के लिए चीफ जस्टिस बनेगा, तो वो हमें आर्टिकल 126 बताता है। व्हेन मेन CJI इज एब्सेंट। आर्टिकल 127 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस कौन होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं ये? टेम्परेरी होते हैं। और इन्हें कब बुलाया जाता है? जब सुप्रीम कोर्ट का क्वेरम मीट नहीं होता। क्वेरम हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ लोग उतने चाहिए लेकिन वो नहीं आए होते तो एड हॉक जजेस को बुलाना पड़ता है। एड हॉक जजेस कहाँ से बुलाए जाते हैं? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के क्वालिफाइड जजेस को कौन बुलाता है? CJI बुलाता है। ठीक है। अब आर्टिकल 128 क्या बोलता है? आर्टिकल 128 हमें कहता है कि रिटायर्ड जज को हम कब कब बुला सकते हैं? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज। और रिटायर्ड जज को बुलाएगा कौन? CJI ऑन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। और रिटायर्ड जज को बुलाया कब जाएगा? मान लो कोई पेंडिंग कोई पुराना केस था जो उस जज ने सॉल्व किया था, बट अब वो रिटायर हो चुका है और अब उस केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली हैं, तो वापस से उसे बुलाया जाता है वो केस सॉल्व करने के लिए। अब 129 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कि कोई भी प्रोसीडिंग हो या कोई भी ऑर्डर हो जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस रिकॉर्ड को एज अ लीगल रेफरेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 130 बताता है हमें सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है।
आर्टिकल 130 के बाद आर्टिकल 131 कहता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन कौन से मामलों में? मान लो सेंटर के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या फिर स्टेट या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो भी कौन सॉल्व करेगा उसे? सुप्रीम कोर्ट। अब आता है आर्टिकल 132। 132 में इसकी ज्यूरिसडिक्शन बताई है एपीलाइट jurisdiction of Supreme Court regards constitutional matters। इन्हें बस नाम से याद रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 33 सेम यही चीज़ें हैं, बस उसमें रिगार्ड क्या रहेगा? सिविल मैटर्स का, सिविल मैटर्स। आर्टिकल 134 भी जुरिसडिक्शन के बारे में ही बात करता है, उसमें रिगार्ड रहेगा क्रिमिनल मैटर का। आर्टिकल 135 हमें बताता है कि जितने भी फेडरल कोर्ट हैं उनकी पावर्स को सुप्रीम कोर्ट लिमिट भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। मतलब एक तरह से फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। पावर ऑफ फेडरल कोर्ट एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 हमें बताता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। स्पेशल लीव टू अपील फॉर SC। 137 हमें बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। 138 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट। वन 139A के बारे में हम पढ़ेंगे। 139 नहीं, 139A। 139A कहता है कि मान लो किसी एक मुद्दे पे बहुत सारे हाई कोर्ट में बात चल रही है, मतलब एक मुद्दा कई हाई कोर्ट्स में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उन सब हाई कोर्ट में ना चलवा के एक प्रॉपर जगह पे उस केस की सुनवाई कर दे। मतलब कि एक मुद्दा कई हाई कोर्ट में है तो SC हैज़ पावर कि वो सुनवाई करे। 140 हमें बताता है कि कुछ एंसिलरी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। आर्टिकल 141 बताता है कि कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट ने अगर बनाया है तो वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। वन 142 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पास ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। 143 आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की जब भी उन्हें ज़रूरत हो। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में बताता है सुप्रीम कोर्ट की। 145 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट है रूल ऑफ कोर्ट। 146 हमें बताता है सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस के बारे में, वहाँ के ऑफिसर्स के बारे में, वहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स के बारे में। 147 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को।